नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उम्मीदों का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 का आम बजट आज पेश कर दिया। बजट में कई सेक्टर्स के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए। नौजवान किसान के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन बजट से जो उम्मीदें जताई जा रही थी वो पूरी नहीं हो पाई। जो मध्यम वर्ग आस लगाए बैठा था, आस अधूरी ही रह गई। कोरोना के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे मध्यम वर्ग को निराशा हाथ लगी है। इंतजार था कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होगा, कुछ तो राहत दे दी जाएगी। 9वें साल भी लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ढल चुके एम्प्लॉयज को थोड़ी राहत शायद मिल जाए। ऐसा भी नहीं हो पाया। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 25 साल के विजन वाला बजट है। बजट पर पीएम मोदी ने कहा, यह बजट तो 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवों के लिए अनेक नए नए अवसर पैदा करेगा। बीजेपी जहां इसे आम आदमी का बजट करार दे रही है, वहीं विपक्ष सरकार को कोसने में लगा हुआ है। ऐसे में अपने मेहमानों के साथ आज करेंगे चर्चा और जानेंगे कि बजट में क्या कुछ रहा खास और किसको बजट ने किया निराश। लेकिन उससे पहले आपको कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत ही निराशाजनक है। मुझे उम्मीद थी कि अब की यूपी के चुनाव को देखते हुए शायद कुछ लोगों को दे दें, तब भी नहीं दिया और सब बड़े लोगों को दे दिया। बड़े पैसे वाले लोग जो डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं, जिन घरानों की महिलाएं, उनको लाभ दे दिया। कॉरपोरेट घराने को कॉरपोरेट टैक्स में छूट दे दी। हम लोग जो मीडियम क्लास के लोग हैं, इनकम टैक्स में 1 पैसे की छूट नहीं दी। लंबी बातें कर दी कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाएंगे। 2510 किलोमीटर लंबी है गंगा। इन्होंने एस्टीमेट तक नहीं लगाया कि पैसा कितना खर्च होगा, और एक रास्ता निकाल लिया कि 25 साल का, एक तो ये नींव रखी थी 25 साल की, तो 25 साल बाद देखना, 25वीं साल आएगी तब देखेंगे। अभी क्या तुम पहली साल उम्मीद करते हो उससे? एक मुर्दा शब्द जानते हैं ना, मुर्दा बजट है, मुर्दा। इसमें कोई नया नहीं है, केवल लक्ष्यदार बातें हैं। लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, गरीब, मजदूर, किसान, सब लोग की कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला, किसी के लिए कुछ नहीं है इसमें। इसे एकदम निर्जीव बजट है और ये केवल लक्ष्यदार बातें हैं। इससे देश का भला नहीं होने वाला। It's a total disappointment. This budget has established itself as a pro-corporate government. Again, incentives have been given to the private sector. In the past years, not expected investment has come from the private. In spite of that, again, incentives are given to them. Whereas public sector, especially the LIC, which is sharing its profits with its policy holders and giving dividend to the government, is yet to they are attempting to disinvest that. नहीं, बिल्कुल हम लोग स्वागत करते हैं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक मजबूत, सशक्त और एक वेल बैलेंस बजट डिस्पाइट द पेंडेमिक, जो एक महामारी पिछले 3 साल से जिसने दुनिया को, भारत को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसमें कई आर्थिक नुकसान भारत ही नहीं हर देश को झेलने पड़े हैं, पर उसके बावजूद इतना वेल बैलेंस बजट आज सरकार ने पेश किया, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जहां पे समाज के वीकर सेक्शन का तो ध्यान रखा ही गया है,
देश की सुरक्षा का ध्यान रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का इस बजट में ध्यान रखा गया। वहीं युवाओं के लिए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनका भी जिस तरीके से इसमें ध्यान रखा गया है और इसको वेल डिवाइड, वेल बैलेंस, वेल डिस्ट्रीब्यूट इसको किया गया है। तो बजट तो पेश हो गया, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन वित्त मंत्री के डिजिटल पिटारे से क्या निकला? इस बजट में क्या खास और कौन हुआ निराश? हालांकि तमाम वर्गों को साधने की, उन्हें लाभ पहुंचाने की, उनके आगे भविष्य के मद्देनजर प्लानिंग की बात जरूर कही, लेकिन कुछ वर्ग है कह रहे हैं भाई हमें कुछ नहीं मिला, निराशा ही हाथ लगी। कोरोना की मार, मिडिल क्लास बेहाल, क्यों सुध नहीं ले रही सरकार? मिडिल क्लास तो पूछेगा, क्योंकि हर बार उसके साथ यही होता है। खेती पर बड़े बड़े ऐलान, क्या मान जाएंगे अब किसान? क्या गंगा किनारे होगी वोट की खेती? सड़क पर छात्र, बजट से थी रोजगार की आस। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चंद्रेश कुमार सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका सर। हिमांशु कुमार हमारे साथ मौजूद है, अर्थशास्त्री है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अश्विनी शाही जी आपके साथ। न राशन सस्ता, न तेल, न टैक्स स्लैब में राहत, कहां से हो गया फिर ये आम जनता का बजट? शिल्पा जी, ये जो आज का बजट है ये आम जनता का ही बजट है। इस पैंडेमिक के दौर में कोई नया टैक्स जनता के ऊपर इम्पोज नहीं किया गया है, ये सबसे बड़ी राहत दी गई है। ये बजट एक विजनरी बजट इसको कहा जाएगा और कहा जा रहा है 25 साल का जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, ये विजनरी बजट है। इसमें आगे 25 सालों का ख्याल रखा गया है। आज तक की जो सरकारें, पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने कोई विजनरी बजट नहीं कभी भी नहीं दिया। हिंदुस्तान में देखिए आज चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव में अभी रामगोपाल जी का बयान मैं आप ही के टेलीविजन पर सुन रहा था। रामगोपाल जी ने कहा यूपी में चुनाव है, हम लोग सोच रहे थे कुछ देते, लेकिन यहां भी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इस लिए नहीं दिया इसको बजट कि चुनावी बजट हम पेश करें, क्योंकि एक बार ये कांग्रेस ने तो इसको चुनावी बना दिया था। पुराने वित्त मंत्री प्रणव दा ने कहा था कि अब बजट जो है चुनावी भाषण रह गया है। देखिए उससे कितना दूर चला गया है। इसमें एक कॉन्क्रीट देश को आगे ले जाने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए ये बजट पेश किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना जोर दिया गया है उस पर से रोजगार का सृजन होगा। आज जो है सरकारी खर्च जब बढ़ेगा तो रोजगार का सृजन तो अपने आप होगा। सरकारी खर्च बढ़ाया गया है, कैपिटल जो क्या कहते हैं, आपसे सवाल करेगी ना कि भाई 25 साल बाद किसने देखा, कौन रहा कौन नहीं रहा, वो भी ऊपर से कोरोना काल में। आप विजनरी बजट इसे बता रहे हैं, फौरी राहत इस समय लोगों को चाहिए थी और उसी की आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन मिला क्या? देखिए शिल्पा जी, कोई भी जो सवाल करेगा उसको जवाब अपने आप मिलेगा। जब आज जो है पूरे हिंदुस्तान में सबको आज कोरोना काल में टीका से लेकर जो है राशन तक सरकार मुहैया करा रही है, उनको एक सारी योजनाएं दे रही है। आज जो बजट में रखा गया है, बजट में अभी हम कुछ कर देते तो चुनावी बजट ये लोग कहते। हमने वही कहा कि चुनाव को ध्यान में रखकर ये बजट हमने नहीं किया, हम चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि पूरे चार राज्यों में हमारी सरकारें हैं जहां पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इसमें कहीं भी कोई चुनावी घोषणा, चुनावी चीजें नहीं रही। ये ना कह देते कि चुनाव के मद्देनजर आपने ये बजट तैयार किया है। अरे सर, आम जनता की तो सोचिए। और नहीं, चुनाव के मैं विपक्षियों की बात नहीं कर रहा हूं शिल्पा जी, नहीं, विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूं। विपक्षी तो कुछ भी चिल्लाएंगे, बिना बजट पढ़े राहुल गांधी का ट्वीट आ जाता है, रामगोपाल जी अभी बजट पढ़ते नहीं है तब तक उनका बयान आ जाता है, तो ये सब देखते रहिए।
बजट को पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए और एक एक चीज का जरा सिलसिलेवार कोई चर्चा करिए। देखिए कितना लाभप्रद है। आज हम कल्पना करते हैं कि हम चाइना से मुकाबला करेंगे, हम अमेरिका से मुकाबला करेंगे। आज हिंदुस्तान को कहां ले आकर हम लोगों ने भी बैठे हुए हैं, देखिए बरगलाया नहीं जा सकता है। हम यूके से आगे आकर खड़े हैं आज शिल्पा जी, हम यूके से आगे खड़े हैं। आज हमारा बजट, आज हमारा ग्रोथ 9 से ऊपर जा रहा है। हाँ, लक्ष्य तो रखा गया है, वो अचीव होगा नहीं होगा वो बात की बात है। चलिए ठीक है, हमारे साथ अर्थशास्त्री हिमांशु कुमार जुड़े हुए हैं। एकदम अचीव करेंगे हिमांशु जी, इस पैंडेमिक काल में जो चीज चल रही है अचीव करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जा सकता है, बहुत सारी उम्मीदें मिडिल क्लास लगाए बैठा था, हालांकि हर बार लगाता है, हर बार उसे यही नसीब होता है और इस बार भी यही हुआ। जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि लॉलीपॉप थमा दिया गया मात्र। देखिए शिल्पा जी, आप जो कह रही हैं वो बात बहुत सही है कि अभी जो इम्पोर्टेंट था कि इनिशियल कुछ करना चाहिए था, जो मुझे भी लगता है कि गवर्नमेंट ने ये कहीं ना कहीं ये चूक की है। चाहे जो भी उनकी स्ट्रैटेजी रही, नो डाउट कि उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बता रहे हैं शाही जी की कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया, उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। उसके क्या फायदा, पहले मैं उस पर बात करता हूँ क्योंकि वो उसी पे वो बात कर रहे थे। ठीक है। इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये होगा कि देखिए कंस्ट्रक्शन, रोड, ब्रिजेस बनेंगे तो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी लोग हैं, यानी कि जो अति पिछड़े जो गाँव में रह रहे हैं, उनको कनेक्टिविटी मिलेगी। कनेक्टिविटी का मतलब है कि उन्हें रोजगार के मतलब बहुत तरह के अवसर मिलेंगे क्योंकि रोड बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा तो उनको उसका फायदा होगा। लेकिन देखिए रोड एक दिन में तो बनना नहीं है, पहली चीज। ये आज अगर आप शुरू करेंगे कल बन जाए, ये नहीं होने वाला है, उसमें भी टाइम लगता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और नो डाउट एक अच्छा प्रोसेस है, अच्छी बात की गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप पहले 2 साल पीछे भी चले जाएं। 2 साल से हम कोरोना की मार सह रहे हैं। कोरोना के इंपैक्ट को आप जरा समझें। पहली चीज क्या हुई है कि लोगों की नौकरी गई है। दूसरी चीज क्या हुई है कि जिनकी नौकरी रह भी गई है उनमें सैलरी कट हुआ है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि महंगाई बहुत बड़े लेवल पे आगे जा चुकी है। तो गवर्नमेंट को जब तक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, इकोनॉमी कैसे होगी? उस इकोनॉमी को करने के लिए आपको एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट ने जरूर आज प्रोविजन बढ़ा दिया, लेकिन सेविंग नहीं होगी। जब तक सेविंग नहीं होगी, ना इन्वेस्टमेंट होगी, ना एक्सपेंडिचर होगा, तो उस पर भी तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा ना। दिक्कत क्या हो रही है कि मिडिल क्लास को टेकन फॉर गारंटेड ले लिया गया है और 2014 के बाद उसे कुछ मिला नहीं है। और हम भी मान ही लेते हैं कि चलिए नहीं मिला कोई बात नहीं है, अगले बार में कुछ होगा। तो कहने की बात है, जो आप कहना चाहे वो कह सकते हैं। एक ही बजट को आप जिस तरह से देखना चाहे देख सकते हैं। नो डाउट कि एक अच्छा बजट है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म, लेकिन अभी तो हमें जरूरत थी कुछ और भी। उस पर भी तो आपको सोचना होगा, उस पर भी फोकस रहने की जरूरत है, उसको भी देने की जरूरत है। केवल बातें कह देने से आप जो सैलरी पीछे था और जो टैक्स था वही आपका रह जाएगा। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन देखें, उसके अलावा जो आज की डेट में महंगाई बढ़ते जा रही है, पेट्रोल डीजल के भी भाव आप देख ही रहे हैं। वो तो अगर इलेक्शन नहीं रहता तो आपको भी पता है कि क्या होता क्या नहीं होता, तो वो भी तो एक्सपेंडिचर है मेरे लिए। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो मिडिल क्लास है, सैलरी क्लास है, उनको भी कंसीडर करना चाहिए था। नो डाउट कि बजट में बहुत तरह की प्रोविजंस हैं, लेकिन उनको भी कंसीडर करना चाहिए था। उन्हें भी कुछ ना कुछ मतलब मेरे हिसाब से आना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने उस पर कहीं ना कहीं अभी कुछ सुनवाई नहीं की। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, यानी कि मिडिल क्लास तो कुल मिलाकर बस टैक्स पेयर्स बनकर रह गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में, उसे आगे बढ़ाने में बस उनका कंट्रीब्यूशन ही कंट्रीब्यूशन है। इन रिटर्न उन्हें कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आता है। थोड़ी सी राहत की उम्मीद इस बार वो कर रहे थे, वो भी नहीं मिल पाई। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो मिडिल क्लास है उसको तो कुछ मिला ही नहीं, और जो उम्मीद पिछले 2-3 बजट से लगाए था, वो मुझे लगता है कि सारी उम्मीदें उसकी धरी रह गई। और जहाँ आज के बजट में मैं देख रहा था, जब वित्त मंत्री बोल रही थी कि डिजिटल पे उनका बड़ा फोकस था कि डिजिटल करेंसी आएगी, डिजिटल यूनिवर्सिटियाँ बनेगी, बैंकिंग प्रणाली डिजिटल होगी, मतलब बहुत कुछ उन्होंने सारी चीज़ें डिजिटल पे कहीं। 5G टेक्निक आ रही है जिसका स्पेक्ट्रम सेल किया जाएगा, बोलेगी। लेकिन डिजिटल का पिछली तो समीक्षा मुझे लगता है सरकार कर लेती। यहाँ मेट्रो सिटी में हम लोग बैठे हुए, 3G की सुविधाएं अभी ठीक से नहीं चल पा रही हैं। या मोबाइल की स्थिति या इंटरनेट की स्थिति देखिए तो नोएडा और दिल्ली में सबको पता है, और सरकार कर रही है 5G की बात। सारा कुछ डिजिटल पे लेके चली आएगी। लोग बैंकों में जाते हैं, घंटों लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वहाँ स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से इंटरनेट सर्वर डाउन हो जाते हैं।
और आप आगे ले जाकर के 25 साल का विजन कर रहे हैं। जो पिछले 7 साल में आपने देश के लिए क्या किया, कम से कम उसकी समीक्षा तो सरकार ने कर ली होती है कि जो घोषणाएं हमने की या जो सुविधाएं हम देश को देने की बात कर रहे हैं कि वास्तव में वो कितनी कारगर हैं, इस बात को आप समझिए। दूसरा, 1 साल की यदि आप स्थिति कर लें, यदि मैं 2020 की बात करूं, अर्थशास्त्री महोदय बैठे हुए हैं कि 102 अरबपतियों की संपत्ति 1 साल पहले 23 लाख करोड़ थी, जो अब आकर के 57 लाख करोड़ हो गई। आप बताइए, 30 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ के आसपास तो संपत्ति उन 102 लोगों की बढ़ गई। और उसी के साथ साथ मैं बताऊं 4.6 करोड़ अत्यंत गरीब हो गए इसी देश में। और आप आज कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट जगत की बात कर रहे हैं, उसमें आपने 18 से 15% आपने टैक्स में छूट दे दी, सरताज में आपने 12 से घटा करके 7.5% कर दिया। केवल आपको वही दिखाई दे रहा है कि उसी को सारी छूटें दी जाएंगी। अरे मिडिल क्लास का व्यक्ति था, कितनी साल से जो टैक्स दे रहा है, जो स्लैब उन्होंने बना रखा है, हर बार उम्मीद लगा के रखता है कि कुछ न कुछ स्लैब में बदलाव होगा, लेकिन इस बार भी मुझे नहीं लगता कुछ नहीं हुआ। और कोरोना काल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और थी, ऊपर से ये कह दिया जाना कि भाई गनीमत रही कि बढ़ाया नहीं हमने। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कोरोना काल में तो ठीक है, अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे सारा कुछ मिल गया। हाँ। जो अभी अश्विनी साई साहब बता रहे थे कि हमने फ्री में दिया, वो तो देखिए मिडिल क्लास को क्या दिया। मिडिल क्लास तो लाइन में लग करके आपके पैकेट भी नहीं ले सकता, मिडिल क्लास लग करके राशन नहीं ले सकता, मिडिल क्लास का क्या करेगा जाकर के। और इस बजट से जो उम्मीद थी कि चुनाव के समय पर कुछ पिटारा सरकार खोलेगी उन मिडिल क्लास के लिए, तो मुझे लगता है कि आज का बजट देख के मेरे हिसाब से बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। चलिए ठीक है, हमारे साथ हाजी कमरुद्दीन इस समय जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है सर्वोकॉन सिस्टम लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाजी साहब, आपके हिसाब से आज का बजट कैसा है? आज का बजट अगर हम बिजनेस के हिसाब से देखते हैं, हाँ। तो उन्होंने जैसे अभी कारपोरेट में सरचार्ज के लिए जो 5% की छूट दी है, वो तो थोड़ी सी राहत की बात है। तो हाँ, जो 5% सरचार्ज की जो छूट दी गई है वो थोड़ा सा राहत की बात है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो उन्होंने बताया है, तो लॉन्ग टर्म में तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। हाल फिलहाल में अगर हम देखा जाए तो कुछ बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये एक राहत की बात है। अदरवाइज क्या था कि जैसे हर साल जो टैक्स में कुछ ना कुछ बढ़ा दिया जा रहा था, वो नहीं बढ़ाया गया। तो हम ये कहेंगे कि एक तरीके से बैलेंस टाइप का ये बजट है। और मीडियम क्लास के लिए जैसे अभी बता रहे थे, तो मीडियम क्लास के हिसाब से बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम इसको पूरा बजट को देखना चाहेंगे, तो उसमें ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। कुल मिला के मीडियम के हिसाब से एक बैलेंस बजट है ये हमारे हिसाब से। ठीक है सर, आपके मुताबिक बैलेंस बजट यहाँ पर सरकार इस बार लेकर आई है। कपिल श्रीवास्तव, आपने तमाम पक्षों को सुना। जी जी, हिमांशु कुमार को आपने सुना, डॉक्टर सुनील कौशिक को आपने सुना, क्या कहिएगा सर? देखिए, हमारे विशेषज्ञों ने जो राय दी है, मैं उनके राय से एकदम इत्तेफाक। हाँ, उसमें 2 चीजें मैं कहें कि देखिए, पहली बात तो ये है कि आप ये कह दें कि आज हमने ये बजट बढ़ा दिया, तो आपने बहुत अच्छा किया, बजट बढ़ा दिया। लेकिन हमें ये बताओ ना, जो पिछला बजट था उसको कहाँ और किस पर खर्चा किया जिससे देश कुछ आगे बढ़ गया? कितना आपका राजस्व घाटा हुआ और आपने कमाई क्या की? क्योंकि इसी के आधार पे तो आप आगे देश को लेकर के जाओगे। तो ये बताने के लिए साहब तैयार नहीं है। इनके जो विजन है वो कहते हैं कि हम 25 साल का है। अरे भाई साहब, आज बेरोजगार मर रहा है और आज जिनकी नौकरी छूट गई वो मरने के कगार पर है। शिक्षित बेरोजगार जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। किसान रोज 25 आत्महत्या कर रहे हैं और आप कह रहे हो हम 25 साल के आगे का भारत बना रहे हैं। तो एक और आ गए बैट्समैन, उन्होंने कहा हम शतकी पारी लगाएंगे। हम तो 100 साल का बजट लेके आए, क्योंकि ऐसी महामारी तो कभी भारत में आई नहीं। अरे भाई, और भी लोग पैदा हुए, सबको मालूम है कि कोरोना से पहले भी प्लेग आया, पोलियो आया और पता नहीं कौन कौन सा रोग आया। सब पर देश लड़ा है, ऐसा थोड़ी ना है कि खाली इसी के लिए लड़ा। और हम कह रहे हैं कि जहां से ये चीज आई, जहां सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए, करोड़ों लोगों के मरने का दावा अमेरिका से लेके भारत तक ने किया, वो 18% की ग्रोथ लिया हुआ है। वो कैसे पॉजिटिव ग्रोथ लेकर के चल रहा है? और आप यहां पर केवल आंकड़ों की हेर फेर खेल लो, क्योंकि आप कोरोना का आड़ नहीं ले सकते।
जब आपको 2014 में जीडीपी 10% दी गई थी, बेरोजगारी दर 2.47% दिया गया था, तो आप क्रमशः गिरते हुए कोरोना काल के पहले ही आपने जीडीपी 3% पे ला दी थी और बेरोजगारी दर जो है वो 9% पे था। तो मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि बास्केट ऑफ कमोडिटीज में जो आपने परिवर्तन आधार वर्ष का किया, जो आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर में कृषि को अनऑर्गेनाइज सेक्टर की चीजों का भारांक उठाकर ऑर्गेनाइज सेक्टर में रख दिया, तो उसके खेल से क्या आप जीडीपी बचा लोगे या देश बना लोगे? ये जो बजट दिया गया है तोमर साहब, ये बजट चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए बजट है, विजनरी उनके लिए है और डिसइन्वेस्टमेंट भी उन्हीं के लिए है। ये कह रहे हैं ना कि हम गंगा के किनारे इतना ये बिछाएंगे। अरे भैया 25,000 करोड़ का बजट दे रहे हो और 25,000 किलोमीटर बनाने की बात कर रहे हो, कौन सा विजन आप लेकर के चल रहे हो? ये तो समझ से परे हो जाता है चीजें कि हम 25 साल आगे का भारत देख रहे हैं। अभी 12 से ज्यादा करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, तो आपने उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं की। आपने 2 करोड़ की शपथ उठाई थी और 60 लाख पर ला दिया। 1 करोड़ 40 लाख लोग कहां चले गए आपके विजन से? अब आप कह रहे हैं केवल हम 60 लाख रोजगार देंगे और भविष्य के लिए वो सपना देख रहे हैं 30 लाख रोजगार और अन्य क्षेत्र में। और डिजिटल इंडिया क्या होता है? कौन सी चीज नई डिजिटल इंडिया पे पैसा खर्च कर रहे हो? 5G लेकर के आ रहे हो, स्पेक्ट्रम आप बेच लोगे, जो इंटरनेट व्यवस्था करोगे, क्या बीएसएनएल उससे आगे बढ़ेगी? बीएसएनएल को तो आप नहीं दोगे। आपने तो 4G नहीं दिया बीएसएनएल को, बीएसएनएल बेचने कगार पे खड़ा कर दिया। बोली लगवा रहे हैं 900 करोड़ और 5 लाख करोड़ की उसकी संपदा है। LIC आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। LIC का 25 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, जो एक अच्छे कई देशों के बजट से बड़ा है। और आप वहीं से जब ठीक है, और फिर गुणगान करते हैं इस बजट का। ठीक है, और अपने विजनरी पार्टनरशिप आ रहे हैं, ठीक है, शर्म नहीं आती है? ठीक है कपिल जी, आपकी बात आ गई। आपके इन सवालों का, आपके इन आरोपों का मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ अश्विनी शाही जी लगातार जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले मैं चंद्रेश कुमार सिंह का रुख करूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका भी जरा जल्दी से मैं एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, उसके बाद अश्विनी शाही जी से जवाब के लिए मैं आपका रुख करूंगी। अश्विनी जी, हाँ, सबसे पहले चंद्रेश जी, सरकार कह रही है भाई बेहतरीन बजट हम लेकर आए हैं, 25 साल का विजन, इसमें हिंदुस्तान का, नए भारत का नया विजन, ये नया बजट है और 9.2% लक्ष्य रखा गया है जीडीपी का, जो हम जरूर पूरा करेंगे। तो विपक्ष को फिर क्या खामी नजर आ रही है? विपक्ष को ये लॉलीपॉप क्यों नजर आ रहा है? मैम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जितना अर्थशास्त्र पढ़ा है उतना अर्थशास्त्र मैंने भी पढ़ा है, और मुझे थोड़ा सा आप समय देंगी, मैं एक एक बात को बड़ी गंभीरता से और आसानी से आपको समझा दे रहा हूं और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बता दे रहा हूं। यह बजट भारत सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है, यह बजट कारपोरेट के द्वारा बनाया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट को पढ़ने का काम किया है। यह बजट विजन लेस बजट है और इस बजट में गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं और बेरोजगारों को उपेक्षित करने का कार्य किया गया है। बजट में आम आदमी और नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो यह बजट सिर्फ और सिर्फ, मैं बहुत छोटी बात, हमारे बीच में इकोनॉमिस्ट भी है, मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट कहता है कि अरबपतियों की संख्या 102 से 142 हो जाती है और 84% परिवारों के आय में कमी हो जाती है और यह सरकार 142 लोगों के लिए कारपोरेट टैक्स में रिलीफ देती है, जबकि 84% परिवारों की आय में कमी हुई है, उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई रिलीफ नहीं दिया जाता है। मुझे लगता है कि नौकरी पेशा वाले लोगों के साथ यह बड़ा छलावा है। एक रिपोर्ट कहता है कि तत्काल 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार की आवश्यकता है और यह सरकार इस बजट में रोजगार पर मुंह छुपाते हुए दिखाई दी। इस सरकार ने डिजिटल करेंसी की बात की, हमारे बीच में इकोनॉमिस्ट भी बैठे हुए हैं। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था गिरती है, बेरोजगारी बढ़ती है, जीडीपी गिरा है, लोगों के आय में कमी हो रही है, उस देश में डिजिटल करेंसी का क्या भविष्य होगा? और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि डिजिटल करेंसी में 50% की कमी आई है, तो मुझे लगता है यहाँ भी सरकार फेर है।
ठीक है। आपने गंगा किनारे जो है हर्बल फार्मिंग की बात की। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गंगा किनारे के क्षेत्र लगातार बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, वहां उत्पादन लगातार प्रभावित होता है। महंगाई के बढ़ने से, लागत के बढ़ने से कृषि क्षेत्र में आय में व्यापक कमी आई है। जो इन्होंने 2022 तक आय को दोगुना करने की बात किए थे, जो ये नहीं कर पाए। मैं एक इकोनॉमिक समीकरण आपके सामने रखता हूं, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। यदि इनकम नहीं बढ़ेगा तो कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, और कंजप्शन नहीं बढ़ेगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं होगा, क्योंकि डिमांड नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होंगे। अब कंजप्शन दो तरीके से कम हो रहा है, एक तो लोगों के इनकम में कमी होने से कंजप्शन कम हो रहा है, डिमांड में कमी आ रही है। दूसरा, जीएसटी की मार से महंगाई बढ़ी है, जिसके कारण डिमांड में कमी आई है, और सेविंग भी नहीं होंगे। सेविंग नहीं होगा तो बैंकों के, चलिए ठीक है चंद्रेश कुमार जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इन तथ्यों को रखा है। ठीक है, ठीक है, कुल मिलाकर विजनलेस आपको ये बजट दिखाई दे रहा है। आपके मुताबिक ये बजट भारतीय सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेज ने बनाया है। ठीक है, मैं इसमें जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हाजी कमरुद्दीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी जी, अभी आपने सुना होगा अन्य तमाम पैनलिस्टों को। ठीक है, आपको राहत मिली तो आपके हिसाब से ये बजट अच्छा, लेकिन जिनको नहीं मिली उनको शिकायतें भी हैं और वो सवाल भी कर रहे हैं। नहीं सरकार, नहीं जी, हम ये कहना चाहेंगे ऐसी कोई राहत तो नहीं मिली हुई है, क्योंकि जो एमएसएमई के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सही मायने में सरकार को कुछ ना कुछ जीएसटी में बदलाव लाना चाहिए था, कुछ इनकम टैक्स में बदलाव लाना चाहिए था, तो उस टाइप की चीजें देखने को नहीं मिली इसके अंदर, जैसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस टाइप की चीजों में मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो जिस हिसाब से अभी महंगाई चल रही है तो गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था। तो उस चीज को ना सोचते हुए इन्होंने अपना एक बैलेंस बजट तो दिया है, बस यही एक खुशी की बात है कि उन्होंने कुछ बढ़ाया नहीं है इसके अंदर। मैं हमारा यही कहने का मकसद है कि कुछ ना बढ़ाते हुए, लेकिन मीडियम क्लास अनबैलेंस बजट कहेंगे, क्योंकि इस बजट से भारत के अंदर आश्चर्यजनक तरीके से आर्थिक असमानता बढ़ेगी। तो यह अनबैलेंस बजट है। यदि गवर्नमेंट जीएसटी में रिलीफ की होती, इनकम टैक्स स्लैब में रिलीफ की होती, मत के हिसाब से कोई इसे बैलेंस बता रहा है, कोई इसे अनबैलेंस बता रहा है, कोई इसे लॉलीपॉप बता रहा है, कोई इसे लच्छेदार बातें बता रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, ये असल में है कि अश्विनी जी मैं आप ही के पास आऊंगी, लेकिन सर मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सीधा अश्विनी शाही का ही रुख करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे और करेंगे जानने की कोशिश कि भाई ये बजट आया तो अपने साथ क्या लाया और क्या कुछ छूट गया और वो कितना महत्वपूर्ण। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। जो अखाड़े में चर्चा हो रही है आम बजट पर। आम बजट हमारे लिए क्या लाया, किस वर्ग को क्या मिला, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, तमाम वर्ग आस लगाए बैठे थे। और सबसे खास बात मिडिल क्लास वर्ग के लिए क्या कुछ मिला, क्या नहीं मिला, आज इसी पर हम लगातार कर रहे हैं चर्चा। वित्त मंत्री के डिजिटल पिटारे से क्या निकला, बजट में क्या खास और कौन हुआ निराश, कोरोना की मार, मिडिल क्लास बेहाल, फिर भी सुध क्यों नहीं ले रही सरकार, खेती पर बड़े बड़े ऐलान, क्या ऐसे मान जाएंगे किसान, क्या गंगा किनारे होगी वोट की खेती, सड़क पर छात्र बजट से थी रोजगार की आस, क्या ये आस पूरी हो पाई है। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है। अश्विनी शाही जी, ब्रेक पर जाने से पहले सर, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आस उम्मीदें जो टूटी हैं सुनी है आपने। कहा तो यह भी जा रहा है कि महंगाई को घटाने वाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला बजट है। आप लोगों के दावे से बिल्कुल उलट। शिल्पा जी देखिए, अभी कई अर्थशास्त्रियों ने कहा, मैंने सबको सुना। हाँ। और सबके थोड़े कहीं न कहीं भिन्नता थी, कुछ पक्ष में है, कुछ जीरो बता रहे हैं, चीजें सबके सामने हैं। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक मतलब पार्टियों के प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, उसमें यूपीए के सहयोगी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कपीस भाई हैं, इन्होंने जीडीपी गिना दी, 10 छोड़ दिया था, ये हो गया। भाई कपीस जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2013-14 फाइनेंशियल ईयर में 4.7% की सबसे खराब व्यवस्था थी उस समय, 25 साल की सबसे खराब व्यवस्था थी 2014 में। और यूपीए की सरकार ने हमको 112 लाख करोड़ का देश छोड़ा था, आज 254 लाख करोड़ का देश है जी। ये रुपए में देखिए, नहीं ये विकास की बात मैं कर रहा हूं।
तो ये हमारे कांग्रेस के जो अर्थशास्त्री मित्र बैठे हैं, ये जितना पढ़े हैं अर्थशास्त्र, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा मेरे सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र रहा है, लेकिन मैं नहीं हूँ। लेकिन हमारे कांग्रेस के जो अर्थशास्त्र विद्वान बैठे हैं, इनको मैं बताना चाहूंगा। एक और हमारे अर्थशास्त्री जो अभी हमारे भाई बैठे हैं यहाँ अर्थशास्त्री भाई जो बैठे हैं, जो अर्थशास्त्र के विश्लेषक के रूप में, उनसे आप बाद में भी नहीं देख लीजिएगा कि मैंने गलत कहा हो। 112 लाख करोड़ का देश इन लोगों ने दिया था, आज 254 लाख करोड़ का देश है। आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं, आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं, तो स्टार्टअप में जितनी कंपनियां गई हैं, चाहे वो कोई भी कंपनियां हो, स्टार्टअप कंपनियां यहां पर चली हैं। आज हिंदुस्तान में एमएसएमई में स्टार्टअप कंपनियां देखिए कहां से कहां पहुंच रही हैं, उसमें रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। उसमें भी देखिए अभी 4-6 दिन पहले बीटिंग रिट्रीट में और लखनऊ में 1 महीने पहले जो ड्रोन उड़ाए गए थे, वो एक छोटी कंपनी है। देखिए उस ड्रोन का हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। आज बजट में किसानों के लिए उस ड्रोन का भी यूज किया, बताया गया। हमने सभी तरफ चतुर्दिक विकास की बात की है। इन लोगों का विश्लेषण इसलिए है कि जीवन भर 56 साल कांग्रेस जो है एक अकेली पार्टी खेलती रही, आगे कोई था नहीं बेहतर। हम लोग बिखरे हुए टूटे हुए विपक्ष थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी देश को बनाने की बात कर रही है। 7 साल में देश को 7वीं अर्थव्यवस्था के ऊपर खड़ा कर दिया है। आज विश्व की 7वीं अर्थव्यवस्था हम है। आज ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक, मोदी जी ने देश वाकई में विश्व की 7वीं अर्थव्यवस्था हमको बनाया है। करेंसी को लेकर भी सवाल उठाए हैं, लोगों को ये चिढ़ है। करेंसी लाने की बात हो रही है, चलिए समझ में आता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से मान्यता देने की बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो यही बजट यदि कांग्रेस की सरकार अभी होती और ये बजट आया होता तो अश्विनी जी की ये भाषा नहीं होती। ये मैं बड़ा ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये अश्विनी जी भी इसको मानेंगे। अश्विनी जी भी इसमें सवाल खड़े करते हैं और मुझे लगता है कि यदि कुछ चीजें छूट गई हैं, ध्यान नहीं रख पाया है, तो ये उस पार्टी की जिम्मेदारी, उनके प्रवक्ताओं की, उनके नेताओं की जिम्मेदारी है इस बात को बिल्कुल ससम्मान स्वीकार कर लें। उसको भागने की जरूरत नहीं है उसमें। जोर दिया गया है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी मैं वही कह रहा हूँ, छूट गया। दूसरा आप देखिए जनवरी का जीएसटी कलेक्शन देखिए ना, 1,40,000 करोड़ के आसपास का हुआ। तो आप समझिए इसको कि पैसे की कमी नहीं है इस देश में, लेकिन केवल और केवल आप उस लोगों को राहत दे रहे हैं टैक्स में और सरचार्ज में जिनको जरूरत ही नहीं है। और जितना बजट, कौशिक साहब, अगर खास तौर पर किसानों की बात करें, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए लग रहा था कि वाकई में शायद इस बार बहुत बड़ा कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जाए, उनको कुछ इंस्टेंट राहत ऐसी दे दी जाए, उनकी नाराजगी यूं खत्म हो जाए। ऐसा होता है? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा राहत देने की आवश्यकता होती तो चुनाव का समय है, सारे राजनीतिक दल चुनाव आयोग के दरवाजे पर चले जाते और ये कहते कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये बजट आया। मैं इस बात से भी ज्यादा नहीं, लेकिन इतना तो कम से कम दे देते। जो वर्ग छूट गया है, जिनको कई वर्षों से कुछ मिल नहीं रहा, और इस कोरोना काल में भी उस वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई, वो और न तरसते। मैं कम से कम उसके लिए रखते। दूसरी बात, ऐसे जगत को देने की क्या छूट की आवश्यकता थी कि जहां 5-5% आपने कम कर दिया, जहां पहले से अभी मैंने बताया कि पिछले 1 वर्ष में 34 लाख करोड़ उनका बढ़ा है पैसा। इतना बजट भारत सरकार का है, जितना बजट 1 साल का है उतना बजट उनका पैसा उनका बढ़ गया। ठीक है। तो ये सरकार को कम से कम मुझे लगता है कि जो मध्यम परिवार के जो फैमिली के जो लोग थे, थोड़ा सा राहत उनको मिल जाए, बहुत ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं थी, थोड़ा। अब आप देखिए ना, पिछले 2 साल में आप कर्मचारियों से बात, आप उन कर्मचारियों से बात कीजिए, आप उन कर्मचारियों से आप बात करिए कि पहली साल में जो लोग सैलरी पर रखे गए थे 30% काट दिया, फिर अगली साल कोरोना आया 40% काट दिया। वो नौकरी कर रहे हैं बेचारे, अब जिनकी 40-30 हजार रुपए नौकरी थी वो 15,000 रुपए कर रहे हैं। उनको राहत सरकार को देने की आवश्यकता थी। ठीक है, ठीक है। चंद्रेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद इस सवाल का जवाब मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में जब अर्थव्यवस्था माइनस में थी, अरबपतियों की संपत्ति कैसे बढ़ गई, क्या सरकार के पास इसका जवाब है? जिन लोगों की नौकरी चले गई, जिनके आय में कमी हुई, फिर भी वो ईएमआई जमा कर रहे हैं, इसके लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई कमी नहीं किया गया, जीएसटी में रिलीफ नहीं दिया गया, बैंकों में जमाओं पर अच्छा ब्याज का कोई मतलब प्रोविजन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया। इसीलिए मैं कौशिक साहब बार बार ये बात कह रहा हूं
इस बजट में आम आदमी को ध्यान में नहीं रखा गया है, मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में नहीं रखा गया है, नौकरी पेशे वाले लोगों को ध्यान में नहीं रखा गया है। एक चित्र की मैं आपसे अर्थशास्त्र में बहुत बार प्रयोग किया जाता है, एक चित्र, एक भैंस के ऊपर एक व्यक्ति बैठकर और चारा लटका देता है लाठी में बांधकर, और भैंस बढ़ती जाती है उम्मीद में कि अब पा जाएंगे, अब पा जाएंगे, और इसी उम्मीद में अपना प्राण त्याग देती है। तो मिडिल क्लास तभी तो हम लोगों ने ऐसी हालत होती हुई नजर आ रही है। अश्विनी शाही जी, जल्दी टू द पॉइंट जवाब, उसके बाद हिमांशु कुमार, आप लोगों ने क्रिप्टो देश करेंसी को परिस्थिति बर्बाद को कर स्पष्ट दिया था, करेंगे। कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया था। भाजपा ठीक है चंद्रेश जी, आपने सवाल रख दिया है सर। अब सर सुनिए, सिर्फ सवाल को शर्म आनी चाहिए भाई, जवाब भी मिलना चाहिए। 6 लाख करोड़ हम कमाएंगे सार्वजनिक। अच्छा ठीक है चंद्रेश जी, आप शांत होंगे तभी तो सुन पाएंगे। जो कमाएंगे उसको बनाने का काम कांग्रेस ने ही किया था, जिसको बेचकर ये खाने का काम। अरे ठीक है सर, सुन लीजिए। अब आपने जो सवाल पूछा है, तभी आपकी आर्थिक विकास दर 4.7% थी 2013-14 में। आम जनता जब का हमको बजट आपने इसलिए सरकार लोग सौंपा नहीं था, कह रहे हैं। 25 साल की सबसे बड़े खराब बड़े आर्थिक घरानों को व्यवस्था। आपने राहत दे दी जिनको आवश्यकता भी नहीं थी, और जो आस लगाए टकटकी लगाए बैठे हुए थे उन्हें कुछ नहीं मिल पाया। हमने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं। इससे बड़ा कि पूरे देश में इस एपेडेमिक जो इस समय महामारी फैली हुई है, टैक्स इंपोज नहीं करना भी बहुत बड़ी राहत है। शिल्पा जी, कोई नया टैक्स नहीं लगा है। टैक्स में ये लोग हर साल नया टैक्स लगाते थे। इनकी सरकारों का देखिए, 2004 से लेकर 14 के बीच में देखिए आप कितना टैक्स लगाते थे। करनी थी आपको, जो आप नहीं कर पाए। आपने आम आदमी के विरोध में बजट सर जी कितने करोड़ लोग टैक्स देते हैं, जरा आप बताइए ना, कितने करोड़ लोग टैक्स देते हैं? आप टैक्स में कमी करा रहे हैं। आम आदमी को लेकर स्टार्टअप की बात करिए, देखिए कितना रोजगार का सृजन होता है। आप लोगों के समय में कितने किलोमीटर हाईवे हुआ करता था, आज कितने किलोमीटर एक्सप्रेस वे है, आप बताइए। दोनों का अंतर देखिए। आम आदमी की स्टार्टअप की बात और आपने क्या छोड़ा? जो अपनी 2 जून की रोजी रोटी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उन्हें स्टार्टअप के दरवाजे पर ले जाकर खड़े करिए। उसे स्टार्टअप में मोटरसाइकिल लेकर जोमेटो में लोग जो है उसमें रोजगार मिलता है, सड़क बनती है, सीमेंट फैक्ट्री वाले में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, लोहे की फैक्ट्री में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, सड़क बनती है तो कितने कामगार मजदूरों को ध्यान देने वाली बात ये आगे कैसे बढ़ पाएंगे? यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के मुताबिक ये बिल्कुल कतई जीरो बजट है, यथार्थ से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है हिमांशु कुमार। देखिए शिल्पा जी, आपको एक चीज पहले ये समझना होगा कि ये तो तू में चलती रहेगी। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी वही हालत रहता। हाँ। तो वो उसमें कोई जाने का मतलब नहीं है। मैं आपको क्रिप्टो पे कुछ क्लियरिटी दे दूं। और जो आज टैक्सेशन किया गया वो आपके पास चॉइस नहीं था, आप इसको भी समझिए। आज के डेट में बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसी है इस तरह से मार्केट पेनिट्रेशन बना चुकी है इंडिया में कि गवर्नमेंट ने उसको बीच में बैन करने की कोशिश की। कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में ऑर्डर दे दिया और कहा कि लीगल चीज है, आप इसको रोक नहीं सकते। अब गवर्नमेंट की स्थिति ये थी कि देखा कि बैन करने से भी कोई फायदा तो है नहीं। क्या आज बेटिंग पर बैन है इंडिया में? क्या बेटिंग नहीं हो रही है? आप बताएं। रोज आप सुनती होंगे इधर उधर कुछ ना कुछ। तो गवर्नमेंट का ये बहुत ही सही मूव था, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रेटेजिकली एक टैक्स लगा के कम से कम उसको कहा कि भाई तुम्हारे पास है 30% हमें दो, टेंशन फ्री हो जाओ। अब उससे क्या होगा? पहली चीज, 30% बहुत बड़ा टैक्स सिस्टम है, 30% कम नहीं होता है। अगर आपने कोई 10 लाख का क्रिप्टो लिया और 15 लाख हो गए तो उसमें 30% निकल जाएगा। यानी कि अब उसकी जो क्या बोलूं, जो एक उत्साह था जो मार्केट में, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया गया। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। इसमें मतलब अगर आज कांग्रेस भी रहती तो उसके पास भी चॉइस नहीं होता, उन्हें भी ये काम करना ही पड़ता। तो ये बेकार की बातें हैं कि क्रिप्टो लाके आपने उसको बैकडोर, कोई बैकडोर एंट्री नहीं हुई है, कोर्ट का ऑर्डर है, उसको ऑलरेडी लीगल माना गया। अभी मैं उससे एक आगे लेवल पे लेके जा रहा हूँ। NFT, पता नहीं यहाँ पे बहुत जो मेरे होंगे उनको नहीं पता होगा, एक नई तरह की करेंसी वो भी आ रही है, डिजिटल एसेट वो भी है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा NFT को भी इंडिया में देना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं होगा, ग्लोबल मार्केट उस हिसाब से मूव कर रहा है। अब आ जाते हैं इंडियन करेंसी पे। ये भी एक अच्छा मूव है। गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो अभी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है। मेरे पास कितना है आपको पता ही नहीं चल सकता, और कोई सिस्टम नहीं जिससे आप जान सके। इतना सिक्योर मैकेनिज्म है कि अगर हो सकता है कि किसी के पास 1 लाख एसेट हो नंबर में, बहुत बड़ा अमाउंट है, आप पता ही नहीं लगा सकते हैं कि उसके पास है।
तो कम से कम गवर्नमेंट अपनी एक करेंसी लाके ये दिखाना चाहती है कि पहले हम ट्रैकिंग मैकेनिज्म लाना चाहते हैं, प्लस ब्लॉकचेन यूज करें, क्योंकि उसमें बहुत क्लियर कट आज के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। ब्लॉकचेन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि कल इसके लेवल को स्केल किया जाए और दूसरी तरह की करेंसी भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी कि एक मार्केट में टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। और आप देखिए ग्लोबल सिस्टम, जब आप कह रहे हैं 5 ट्रिलियन बात करते हैं और हम चाइना को कॉम्पीट करना चाहते हैं, तो जो ग्लोबली टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं उसको भी तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये कहना कि बैकडोर एंट्री थी, ऐसा कुछ नहीं था, मजबूरी थी। आप नहीं भी करते तो अगले बजट में करते, अगले में नहीं करते, अगले में करते। वो कृषि कानून था, वापस लेने वाला जो मामला था, आज नकल आपने ले लिया, वो प्रेशर बना ना। क्रिप्टो का भी वही हालत है मार्केट में, आप उससे भाग ही नहीं सकते हैं। तो वो बैकडोर कोई एंट्री नहीं है। ये बहुत स्ट्रैटेजिकली, कम से कम कलेक्शन तो आएगा ना। अभी उसकी क्लासिफिकेशन ही नहीं थी, टैक्सेशन कुछ पता ही नहीं, क्या हर कोई अपने हिसाब से टैक्स लगाया जा रहा था। कोई कहता है कि कैपिटल गेन में डाल दो, कोई कहता था नहीं जी। लेकिन क्या अब इन्वेस्टर्स का उसमें ज्यादा फंसने या उलझने के चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे? 100% कंफ्यूजन ऑलरेडी पहले थी, और अब तो ये है कि भाई अब तो सरकार उससे बकायदा टैक्स भी वसूल रही है, 100%। तो लोग जल्दी झांसे में आ जाएंगे। देखिए, झांसे की बात नहीं है, बात यह है कि क्रिप्टो में जो पैसे लगते हैं लोग इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजी पॉइंट से लगाते हैं, और एक तरह का ट्रेडिंग है जिसमें एप्रिसिएशन होने के चांसेस हाई हैं बहुत ज्यादा। जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 50% का कम हो गया, ये तो फ्लक्चुएटिंग है, ये तो होगा, हो सकता है जीरो हो जाए, उसके पीछे कोई एसेट थोड़ी है। मैंने ये कहा सर कि यदि किसी कंट्री के लोगों के, आम आदमी के इनकम में कमी आएगी, लगातार कमी आएगी, नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो उस देश में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा? सर वो एक अलग एस्पेक्ट है, समझिए सर, वो आपकी बात सही है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि ग्लोबल जो मार्केट है, जिस हिसाब से फोकस करना है, गवर्नमेंट को इस बात पे फोकस करना है कि लोगों की आय बढ़े। इसके लिए कोई ठोस प्रोग्राम बजट में नहीं है, ये हमारा मूल सर। लेकिन अगर आप ये बात बताए सर, अगर कोरोना काल में पेटीएम और उस तरह की कंपनी नहीं होती तो आप सोचे कि कितनी बड़ी वो भी एक प्रॉब्लम होती। तो देखिए, टेक्नोलॉजी के अपने बेनिफिट, इसको आप इस मतलब बेरोजगारी से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, वो रिक्वायरमेंट है। क्या उम्मीद है सर, जाते जाते बताइए जरा। कोशिश तो हो रही है यहाँ पर सरकार की तरफ से, कहा भी जा रहा है कि भाई थोड़ा वक्त दीजिए, देखिए सब कुछ एकदम खिला खिला सा नजर आएगा, बेहतरीन हम कर रहे हैं, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन फिर भी विपक्षियों को विश्वास नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये सरकार सपने बेचने माहिर, सपने में ही रखना चाहती है लोगों को, गफलत की जिंदगी देना चाहिए। लोगों की जिंदगी से इसको कुछ लेना देना नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस नोटबंदी को लाने के बाद इन्होंने कहा था कि 50 दिन का केवल हमें समय दे दीजिए, सपनों का भारत बना के देंगे। सपनों का भारत यही था क्या? -23 की जीडीपी और 16% की बेरोजगारी दर, यही था क्या? 12.5 करोड़ लोगों का निराश्रित हो जाना, यही था क्या? और उसके बाद भी सरकार के द्वारा टैक्स में कोई कमी ना करना, और साथ ही साथ एमएसएमई कंपनियों पर आपने किसी भी तरीके का फ्री, या अगर उन्होंने उस पीरियड में बिजली नहीं जलाई तो कम से कम बिजली का ना ले लिए होते, कुछ तो राहत मिलती। कोई राहत नहीं। क्या तरलता मैंने डाल दी है और आप लोन ले लो। अरे भैया, बिक रहा है सामान, तो वो उद्योग कहां से निर्माण करेगा, कहां से करेगा? और जिन कैपिटल क्रोनलिज्म आपने करना चाहा जिन चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए, वो तो 142 हो गए ना, वो तो 142 हो गए। और 7 वर्ष में अदानी साहब जो है 45 गुना हो गए। 7 साल में अदानी साहब 45 गुना हो गए। और जब कैपिटल इनकम निकालेंगे तो अरे अखिलेश यादव भी बड़े हैं, हमारे बैठे हुए हैं, कपिल भाई, अखिलेश जी भी बड़े हैं। ठेले वाले की भी इनकम जो है वो अंबानी की इनकम में जोड़ दी जाएगी, और अंबानी की इनकम ठेले वाले को दे दी जाएगी कि साहब ये हो गया प्रति व्यक्ति, उसका कमीशन जाहिर है। अरे 82% लोगों के बीच में आपने केवल 2% की संपदा रखी है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। आपने डिसइन्वेस्टमेंट में आपने सारी पिता की कमाई, पूर्वजों की कमाई, बाबा की कमाई आपने ले जाके इन दोनों के हाथों रख दिया, और ये अमीर हो गए और देश गरीब हो गया। ये बहुत साधारण सी चीज है, कोई बजट में समझने क्या इसके पहले ठेला लगाते थे क्या ये लोग? होते जा रहे हैं, देश गरीब जो बताइए कपिल भाई, चौराहे पर ठेला लगाते थे ये लोग। नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है। अरे शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। देश के उद्योगपति अगर है, नाम हो रहा है, तो उनसे जो है आप लोग इस तरीके से
धूमिल करने की बात, अभी आप लोगों के मुगलों ने तभी आप लोगों के ऊपर शासन किया था, यही है, यही सब चीज है जो घटते घटते आकर के कोरोना काल के पहले 3% रह गई थी। अरे 10% कहाँ थी भाई, भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी 10%? मैंने कहा 112 लाख करोड़ की आप लोगों ने जीडीपी दिया था और आज 254 लाख करोड़ की है। ये इस पर ध्यान दीजिए। झूठ बोलने की एक सीमा होती है सफाइयों, सपा के लोग कहने की बात होगी 2020 और 21 में कोरोना था और 2019 में लोकसभा का चुनाव था। अरे सफाइयों, देश को दिग्भ्रमित मत करो भाई। सुनिए जी, सुन लीजिए, सपा के लोग देश को दिग्भ्रमित मत करें। सुन लीजिए, जनता प्लीज भाई, 10% कहाँ जीडीपी थी ये बताइए, सोचिए, सोचने वाली बात है, मत बोलिए। ठीक है, सुनिए जी, अरे सुन लीजिए, जानकारी नहीं है तो फाइनल कमेंट लेने दीजिए प्लीज सर, जल्दी से। मेरा सिर्फ ये कहना है शिल्पा, अरे जानकारी आपको नहीं है। 2020 और 21 में कोरोना रहा, 4.7% थी, 2019 में लोकसभा का चुनाव था और तमाम लोकसभा का जो चुनाव लड़े, जो लोकसभा का चुनाव जो लोग लड़े, ठीक है, उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। चलिए ठीक है सर। और वो राजनीतिक दल उस पर श्वेत पत्र जारी कर दें कि जितनी उनकी आमदनी बढ़ गई है, जितनी धन दौलत बढ़ गई है, वो आखिर में कहां से आई, कौन सा व्यापार था, उस पर भी तो चर्चा हो जानी चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, जल्दी से हाजी कमरुद्दीन 10 सेकंड आपके पास। अखिलेश जी के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। ये बजट देश को कहां ले जाएगा? 10 सेकंड आपके पास। नरेंद्र मोदी की भी चर्चा कर लीजिए ना, कि झोला लेके जाने वाले एंटी गोए। बोलिए हाजी साहब जल्दी से। भाई हम ये अगर ये अगला जी अगर हम अगले फ्यूचर की बात करते हैं तो ये बजट उस हिसाब से तो बेहतर है, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये बजट में कुछ खास नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को आगे इस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जो चीजें छूट गई है, जो वर्ग छूट गए हैं, उनके बारे में भी ख्याल करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास मेहमान का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर ये बजट वाकई में क्या विजनरी बजट है। ये बजट हमारे देश की इकोनॉमी को किस हद तक बूस्टअप करेगा, देखने वाली बात होगी। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि भाई ये लॉलीपॉप थमा दिया गया जनता के हाथ में और कुछ नहीं है, जबकि सरकार कह रही है कि ये असल ट्रैक पर लाने का देश को कोशिश है और लाएगा भी। अब वो कैसे होगा, क्या कुछ इसके मद्देनजर किया जाना अभी और बाकी है। जो वर्ग अभी रह गए हैं उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी, और ऊपर से चुनावी साल भी है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।